नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर, जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 सर्कल। और उसके अपने लास्ट के 2 सवाल बचे थे, जिसको आज की इस क्लास के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक इसके साथ बने रहिएगा। क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल रावली पाठशाला पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का अपना पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघ एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित हो रही है, उनकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात करनी है। यानी यहाँ से मैं भुजा ए बी और ए सी की लंबाई पता करनी है, जबकि मैं दिया हुआ है कि ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या है अपने पास 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये जो डी बी है ये 8 सेंटीमीटर है और ये जो डी सी है वो 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से हमें ए बी और ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर अगर हम कुछ रचना करें, जैसे ये वाला अपने पास केंद्र है जिसको हमने लिखा है ओ, यहाँ से त्रिज्या बोली गई है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम एक काम करें कि यहाँ से इस वाले स्पर्श बिंदु को भी चुने, इस वाले स्पर्श बिंदु को भी चुने, क्योंकि अपने पास इस वृत्त के अंदर अगर स्पर्श बिंदु देखे तो कितने हैं, 1, 2 और 3। तो एक स्पर्श बिंदु में दिया हुआ है डी। इन जो शेष 2 बिंदु बचे हैं इनको हम कुछ मान लेते हैं। जैसे इनको हमने माना ई और ये हो गया अपने पास एफ। तो क्या करना है कि ये अपने पास जो पॉइंट है ओ, इसको हमें एफ से मिला देना है, इसको हमें ई से मिला देना है। यानी केंद्र के द्वारा ये जो तीनों स्पर्श बिंदु हैं वो मिलते हैं। केंद्र और स्पर्श बिंदु हैं वो आपस में मिल रहे हैं, और जो केंद्र और स्पर्श बिंदु जब मिलते हैं तो जो लंबाई होती है वो उसकी त्रिज्या ही होती है। यानी ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। अगर इस बाह्य बिंदु ए की बात करें तो जैसे बी वाला पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, सी वाला पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। अगर हम काम करें कि ये जो बाह्य बिंदु ए बी सी हैं इनको भी अगर हम केंद्र से मिला दें, बाह्य बिंदु ए बी सी, इनको भी क्या करते हैं हम केंद्र से मिला देते हैं। एक बाह्य बिंदु ए था, एक बाह्य बिंदु बी था, एक बाह्य बिंदु सी था, इनको भी हमने केंद्र से मिला दिया। यानी अपने पास इस त्रिभुज के अंदर जो भी बिंदु थे उन सभी को हमने केंद्र से क्या कर दिया है, मिला दिया है। 3 तो अपने पास स्पर्श बिंदु थे, 3 अपने पास बाह्य बिंदु थे, उन सभी को किससे मिला दिया, केंद्र से। अब देखना, अगर यहां से इस दूरी की बात करें तो ये अपने पास त्रिज्या है और त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां तक ये जो दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक ये भी त्रिज्या है तो ये भी हो जाएगी अपने पास 4 सेंटीमीटर। यहां से ओ से ई तक जो दूरी है वो भी त्रिज्या है तो ये भी हो जाएगी अपने पास 4 सेंटीमीटर। यानी ये जो 3 माप है ये भी 4 रहेगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 हो जाएगी। अब अगर बाह्य बिंदु बी की बात करें तो बाह्य बिंदु बी से ये जो ओ केंद्र वाला वृत्त है इस पर हम कह सकते हैं कि बी डी और बी एफ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। तो बाह्य बिंदु से जब भी हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उनकी लंबाई कैसी रहती है, समान रहती है। तो यहाँ से अगर बी से डी तक जो स्पर्श रेखा है वो 8 सेंटीमीटर है तो बी से एफ तक जो स्पर्श रेखा होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये वाली दूरी भी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। वैसे अगर हम स्पर्श बिंदु ई और डी के लिए बाह्य बिंदु सी की बात करें तो सी से खींची गई स्पर्श रेखा सीई और सी डी 2 स्पर्श रेखा है, दोनों की लंबाई आपस में क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी बाह्य बिंदु बी की हमने चर्चा कर ली है, बाह्य बिंदु सी की चर्चा कर ली है। अब अपने पास बाह्य बिंदु बचा है ए। अगर ए से बात करें तो ए से अपने पास एक तो ए ई और ए एफ, ये 2 स्पर्श रेखा खींची जा रही है। जैसे यहाँ पर बी से स्पर्श रेखा खींच रहे थे तो बी डी की लंबाई पता थी तो बी एफ हमने लिख दी। सी से स्पर्श रेखा की बात करें तो सी डी की लंबाई पता थी तो सी को हमने लिख दिया। लेकिन ए से जो स्पर्श रेखा जा रही है ए ई और ए एफ, इन दोनों के मान हमें पता नहीं है। तो किसी एक को अगर हम x मानते हैं, जैसे कि इसको मैंने लिखा x सेंटीमीटर, अगर ये x सेंटीमीटर है तो यहाँ से ये भी कितनी हो जाएगी, x सेंटीमीटर।
ये अगर x सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी x सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई इस पर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो अगर ये x सेंटीमीटर मैंने माना है तो इसको भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा x सेंटीमीटर। अब अगर मैं भुजा AB की बात करूं तो यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक 8 है, तो पूरी जो भुजा AB है वो क्या हो जाएगी यहां से x प्लस 8 सेंटीमीटर। पूरी भुजा की बात करें तो पूरी भुजा क्या हो जाएगी x प्लस 8 सेंटीमीटर। वैसे अगर मैं AC भुजा की बात करूं तो यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक 6 है, तो पूरी मिलाकर कितनी हो जाएगी, पूरी मिलाकर हो जाएगी 6 प्लस x सेंटीमीटर। यहां से यहां तक ये जो पूरी लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी x प्लस 6 सेंटीमीटर। और अगर मैं भुजा BC की बात करूं तो यहां से यहां तक 8 है, यहां से यहां तक 6 है, अगर दोनों को मिला दे तो ये पूरी लंबाई आ जाएगी, तो 8 प्लस 6 ये हो जाएगी अपने पास 14 सेंटीमीटर। अब देखना अगर इस डायग्राम को हम थोड़ा ढंग से देखते हैं तो पता चलता है कि एक तो अपने पास त्रिभुज है ABC, ये पूरा वाला ABC, ये पूरा त्रिभुज है। अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करूं और फिर इस त्रिभुज के छोटे छोटे टुकड़े करूं, उन सभी टुकड़ों का भी क्षेत्रफल ज्ञात करूं, तो जो छोटे छोटे टुकड़ों का क्षेत्रफल जोड़ने पर जो मान आएगा वो इस बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर ही आएगा, क्योंकि वो छोटे टुकड़े मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, इस बड़े त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर छोटे टुकड़ों का अगर मैं क्षेत्रफल जोड़ भी दूंगा तो वो इस बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो इसके अगर मैं छोटे छोटे टुकड़े करता हूं तो अंदर बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं, उन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर ही आएगा। तो यहां से इसके अंदर हम कुछ त्रिभुज चुनते हैं जिनका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहां से हम एक त्रिभुज चुनते हैं BOD, इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं BOD, BOC, माफ कीजिए BOC, इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसका आधार पता है, ऊंचाई भी पता है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम इसके अंदर और त्रिभुज चुने तो एक त्रिभुज अपने पास हो जाएगा BOA या फिर AOB। इसके अंदर बात करें तो ये अपने पास आधार है, ये अपने पास ऊंचाई है, तो इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वैसे ही अगर यहां से हम एक और त्रिभुज चुनते हैं AOC, तो इसके अंदर ये अपने पास क्या हो जाएगा आधार और ये अपने पास क्या हो जाएगी ऊंचाई। यानी इन तीनों टुकड़ों का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करते तो इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर ही आएगा। पहले तो हम इन छोटे टुकड़ों का क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं कि प्रत्येक छोटे छोटे टुकड़े का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा। फिर अगर हम इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते कि बड़ा त्रिभुज अपने पास ABC, तो इसकी अपने पास तीनों भुजाओं की माप दी गई है, परफेक्ट माप नहीं है, अंदर x वगैरह मौजूद है, लेकिन फिर भी इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जब तीनों भुजाएं की लंबाई पता है हमें, तो वहां से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो छोटे त्रिभुज थे उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो हमने 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई यूज किया, जबकि अगर हम बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके अंदर आधार तो हम किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन ऊंचाई की हमें कोई जानकारी नहीं है। तब हम क्या कर सकते हैं कि तीनों भुजाओं की अगर लंबाई पता है तो हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दोनों की अगर तुलना करेंगे तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल और इन तीन छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग दोनों आपस में क्या आना चाहिए बराबर। अगर बराबर आता है तो उनकी हम तुलना कर सकते हैं, वहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें भुजा AB और AC की माप पता करनी है तो AB है वो x प्लस 8 है। अगर x का मान पता चल जाएगा तो भुजा AB की लंबाई आ जाएगी, x का मान पता चल जाएगा तो भुजा AC की माप भी आ जाएगी। यानी कुल मिलाकर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए पहले इसके अंदर हम जो तीन छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसके अंदर एक त्रिभुज चुनते हैं पहले हम BOC, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर BOC की बात करें, BOC इस त्रिभुज के अंदर आधार क्या है BC है, तो आधार लिखेंगे BC
और ऊंचाई क्या है, ओडी या फिर डीओ, 1/2। बीसी का मान है अपने पास 14 सेंटीमीटर और ओडी का मान है अपने पास 4 सेंटीमीटर। बीसी है 14 और ओडी है 4, 2 से काट सकते हैं, 2 बार कट जाएगा तो 14 दूनी 28। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आ गया। यहाँ पर एक्स वगैरह कुछ भी वैल्यू नहीं है क्योंकि इसके अंदर परफेक्ट मान दिए थे। अब हम दूसरा त्रिभुज चुनते हैं ए ओ बी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लिखना है, तो आधार इसका हम मानते हैं ए बी और ऊंचाई लिखते हैं इसके अंदर ओ एफ। ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ए बी का मान अपने पास दिया हुआ है x+8 और ओ एफ का मान है अपने पास 4, 2 से वापस कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का गुणा करें तो ये आएगा अपने पास 2x + 16, 2 का गुणा किया 2 × x, 2x + 2 × 8 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमने एओबी त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर दिया है। अब हमें त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल, एओसी के अंदर आधार की बात करें तो आधार है अपने पास एसी और ऊंचाई है अपने पास ओई। आधार हो जाएगा एसी और ऊंचाई हो जाएगी ओई। एसी की बात करें तो एसी दिया हुआ है अपने पास 6 + x और ऊंचाई ओई की बात करें तो वो दिया हुआ है अपने पास 4, 2 से कट जाएगा, 2 बार, 2 का गुणा करेंगे 2 × 6 12 + 2 × x 2x, यानी लिख सकते हैं 2x + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो बड़ा त्रिभुज एबीसी था इसके हमने 3 टुकड़े किए बड़े बड़े। एक तो आया अपने पास बीओसी, एक आया एओबी और एक आया एओसी। इन तीनों त्रिभुजों का हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अगर इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ते हैं तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके लिए हम क्या करें कि इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर देते हैं। अब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे त्रिभुज एबीसी का। अगर हम त्रिभुज एबीसी की बात करते हैं तो उसके अंदर भुजा ए बी हमें दे रखी है। एबीसी में ए बी का मान दे रखा है x+8, भुजा बीसी का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर और भुजा एसी का मान दे रखा है x + 6 सेंटीमीटर। यानी इसको हम मान सकते हैं ए, इसको मान सकते हैं बी और इसको मान सकते हैं सी। ये हमने त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाओं की माप लिख दी है। ये ए है, ये बी है, ये हो गया अपने पास सी। यहां से अगर इस त्रिभुज का हम अर्ध परिमाप निकालें, क्योंकि ह्यूरोन का सूत्र अगर लिखना है तो उसके लिए अर्ध परिमाप की जरूरत होती है। क्लास 9th में हम ह्यूरोन के सूत्र के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। अर्ध परिमाप S बराबर हम लिखते हैं A + B + C/2। परिमाप का मतलब क्या होता है, बाहर वाली जो सीमा है, जो बाउंड्री है, उसकी लंबाई कितनी है। तो जो त्रिभुज है उसके बाहर की जो सीमा है, जो बाउंड्री है, वो उसकी 3 भुजाएं होती है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ दिया तो वो तो इसका परिमाप आ जाएगा। हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना है तो उसके अंदर किसका भाग दे देना है, 2 का। तो ये हो जाएगा A + B + C/2। सारी अगर वैल्यू यहाँ पर हम रखें, A का मान है x+8, B का मान है 14, C का मान है x + 6 और बटे में आ जाएगा 2। तो x + x 2x हो जाएगा, 8 + 6
14, 14 और 14 हो जाएगा 28 और बटे में आ जाएगा 2। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 14 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये अपने पास आ गया x प्लस 14 सेंटीमीटर। अगर परिमेय में आप है तो सेंटीमीटर में रहेगा। s की वैल्यू आ गई है। अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल किसके द्वारा ज्ञात कर रहे हैं? यूरोन के सूत्र द्वारा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल किसके द्वारा? यूरोन के सूत्र द्वारा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, उसके लिए हम लिखते हैं अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा अपने पास, एस की वैल्यू की बात करें तो एस की वैल्यू आई है अपने पास एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14। फिर लिखना है एस माइनस ए, एस की वैल्यू है एक्स प्लस 14 माइनस ए की वैल्यू अपने पास है एक्स प्लस 8। अब देखना ए के आगे माइनस है, यानी ए का जो भी मान होगा उसके आगे माइनस रहेगा, यानी एक्स प्लस 8 के आगे माइनस लगाना है, तो वो माइनस अंदर आएगा तो दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो होगा माइनस का एक्स माइनस का 8, ये एस माइनस ए हो गया। फिर एस माइनस बी, एस की वैल्यू एक्स प्लस 14 और बी की वैल्यू है 14 माइनस 14। फिर एस माइनस सी, एस की वैल्यू है अपने पास एक्स प्लस 14 माइनस सी की वैल्यू लिखनी है, तो सी का मान है एक्स प्लस 6, इसके आगे माइनस है तो दोनों चिन्ह किस में आ जाएंगे? माइनस में। तो एक्स माइनस 6। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स प्लस 14, एक्स से एक्स कट गया, 14 में से 8 गया तो बच गया 6, 14 से 14 गया, क्या बचा? केवल एक्स, यहाँ से एक्स कट गया, 14 में से 6 गया तो पीछे बच गया 8। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल वो आया है अपने पास एक्स प्लस 14 प्लस गुणा 6 गुणा एक्स गुणा 8। इन सभी का अगर गुणा करा दे, देखना 6 इंटू 8 48 और साथ में एक्स, यानी इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स प्लस 14 एज इट इज, इनका गुणा करा देते हैं तो 6 इंटू 8 हो जाएगा 48 और साथ में रहेगा एक्स। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये आया अपने पास एक्स प्लस 14, 6 इंटू 8 48 और साथ में ये बच गया एक्स। ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आया है। किसका क्षेत्रफल आया? त्रिभुज एबीसी का। यहाँ पर हमने एबीसी के टुकड़ों का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, तो अगर हम बीओसी का क्षेत्रफल, एओबी का क्षेत्रफल और एओसी का क्षेत्रफल ये तीनों जोड़ देते हैं तब जाके अपने पास एबीसी का क्षेत्रफल आएगा। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी। यानी इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ते तब जाके अपने पास एबीसी का क्षेत्रफल आएगा। एबीसी का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है? एबीसी का क्षेत्रफल हमने निकाला है एक्स प्लस 14 गुणा में 48 एक्स बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, बीओसी का क्षेत्रफल आया है 28, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी की जगह आ जाएगा 28। एओबी का क्षेत्रफल, तो एओबी का क्षेत्रफल हमने निकाला है 2x प्लस 16, 2x प्लस 16 और एओसी का क्षेत्रफल वो हमने निकाला है 2x प्लस 12। यानी x प्लस 14
48 एक्स बराबर, इन सभी को ऐड करें तो 2x प्लस 2x ये हो जाएगा 4x, और 28 प्लस 16 प्लस 12, 16 प्लस 12 28, 28 और 28 ये हो जाएगा 56। इधर आया है x प्लस 14 48x ऊपर अंडर, इधर 4x प्लस 56। देखें तो इधर अंडर है, अगर अंडर हटाना है तो दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने का, दोनों पक्षों का अगर वर्ग करेंगे तो यहां से तो अंडर हट जाएगा, तो ये आएगा अपने पास x प्लस 14 48 x, और ये हो जाएगा अपने पास 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर। ये 4x प्लस 56 है, इसको कुछ इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें, यहाँ से कितना कॉमन लें 4, तो ये हो जाएगा अपने पास x प्लस 14, यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं 4 कॉमन लेते हैं। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 14, 4x प्लस 56, यानी इधर से भी 4 कॉमन लिया, इधर से भी 4 कॉमन लिया, तो इधर बचा पीछे x और यहाँ पर बचा 14, 14 चौक 56 हो जाएगा। यानी 4x प्लस 56 को हम 4x प्लस 14 भी लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर वर्ग कर रहे हैं तो कोशिश करनी है कि 4x प्लस 56 का वर्ग ना करें, यहाँ पर हम वर्ग करें 4x प्लस 14 का, 4x प्लस 14, इसका हम क्या कर दें वर्ग कर दें, तो ये हो जाएगा अपने पास x प्लस 14 48 x। अब ये स्क्वायर है वो 4 का भी है और x प्लस 14 का भी है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये बन जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखें तो 16 से 48 कटता है 3 बार, और x प्लस 14 इधर भी, x प्लस 14 इधर भी है, तो x प्लस 14 एक x प्लस 14 को यहाँ से काट देगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा, यहाँ 3x और यहाँ पर बचा x प्लस 14। 16 से 48 को काटा 3 बार, और x प्लस 14 इधर भी, x प्लस 14 इधर भी, तो x प्लस 14 से एक x प्लस 14 कट जाएगा, इधर 3 इंटू एक्स 3x बचा, और यहाँ पर एक x प्लस 14 बच जाएगा। प्लस का x से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x माइनस एक्स बराबर 14। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी कुल मिलाकर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, जो कि अपने पास कितनी आई है यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। अब ए बी भुजा है वो x प्लस 8 थी, ए सी भुजा है वो x प्लस 6 थी, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं कि भुजा ए बी वो थी अपने पास x प्लस 8, x की वैल्यू 7 प्लस में 8, तो वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी भुजा ए बी आ जाएगी अपने पास 15 सेंटीमीटर। और भुजा ए सी की बात करें तो वो थी अपने पास x प्लस 6, तो x का मान 7 प्लस में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। दोनों भुजाओं की माप चाहिए थी, तो ए बी भुजा आ गई अपने पास 15 सेंटीमीटर, और ए सी भुजा है वो अपने पास आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। दोनों भुजाओं की माप की हमें आवश्यकता थी, वो दोनों माप हमें मिल गई है। सवाल को अगर समझ के करते हैं तो आसानी से हल हो जाता है। वैसे सवाल लंबा है, लेकिन ज़्यादा इसके अंदर कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, सिंपल से कुछ कॉन्सेप्ट है जिनको समझना है। पहले तो ये डायग्राम किस प्रकार से बनता है वो समझ लेना है, इसके अंदर कुछ रचना करनी पड़ेगी। जैसे जो भी स्पर्श बिंदु और बाह्य बिंदु है उसको केंद्र से मिला देते हैं। जैसे केंद्र से मिलाते हैं अपने पास यहाँ पर एक तो त्रिभुज ABC बड़ा वाला है, और यहाँ पर इसके छोटे टुकड़े हैं। टुकड़े तो वैसे बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर से हमने वो त्रिभुज चुने हैं जिनका क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तो हमने चुना है BOC, एक चुना AOB,
और एक चुना AOC। इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल दिया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से। फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात किया हीरोन के सूत्र से। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो इन छोटे 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर आएगा, तो वो हमने कंडीशन वहां पर अप्लाई की। उसको हल किया तो वहां पर अपने पास x की वैल्यू 7 आई, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो ए भी हो जाएगा अपने पास 15, और यहाँ पर 7 पुट करें तो ये हो जाएगा 13। ये भुजा 15 आ जाएगी, ये भुजा 13 आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का अपने पास कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। कि वृत्त के बाहर अगर हम चतुर्भुज बनाते हैं, चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजा है वो केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, यानी केंद्र पर जो कोण बनेगा वो अपने पास 180 डिग्री का बनेगा। जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त के बाहर हम कोई चतुर्भुज बनाते हैं, वृत्त था, वृत्त के बाहर हमने क्या बना दिया, चतुर्भुज। तो क्या है कि इसकी आमने सामने की जो भुजा है वो केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, यानी अगर इसको हम नाम दें ABCD, तो इसके आमने सामने की भुजाएं यानी AP के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण और इसके सामने वाली भुजा CD, इसके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण, इन दोनों का अगर हम योग करें यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, अगर केंद्र को हम लिखते हैं O, तो हम कहेंगे कि AOB प्लस COD, इन दोनों का अगर हम योग करें तो अपने पास 180 आता है। ये मैं दिखाना है। सेम इसी प्रकार से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं तो ये भी है, तो BOC प्लस AOD ये भी कितना आएगा 180। दोनों में से आप जो भी भाग लेना चाहते हैं उनकी सहायता से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। हम यूज करते हैं यहाँ से AOB और COD, यानी AOB प्लस COD हमें 180 डिग्री दिखाना है। तो दिया हुआ क्या है पहले अपने पास, अपने पास दिया हुआ है वृत्त है जिसके परिगत ABCD चतुर्भुज है, दिया हुआ है केंद्र वाला वृत्त, जिसके परिगत ABCD चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। वैसे इस एक्सरसाइज के अंदर इस प्रकार का सवाल हम हल कर चुके हैं, जिसके अंदर पहले हमने जब हल किया था तो केवल इधर वाला भाग लिया था, अब की बार हमें पूरा भाग लेना है। यहाँ पर अगर हम कुछ रचना करें, जैसे स्पर्श बिंदु इसको कहते हैं P, इसको कहें Q, इसको कहें R, इसको कहें S। तो जो स्पर्श बिंदु हैं उनको केंद्र से मिला देना है, इसको भी केंद्र से मिलाना 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 है। जो भी अपने पास स्पर्श बिंदु थे उनको हमने किससे मिला दिया, केंद्र से मिला दिया। तो यहाँ पर रचना में कह सकते हैं
स्पर्श बिंदु पी क्यू आर एस को केंद्र ओ से मिला है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, प्रूव करते हैं किस प्रकार से होता है। देखना, जब हमने इसके अंदर एक सवाल किया था एक्सरसाइज के अंदर, जिसके अंदर पूछा गया था कि ये बी ओ सी ये वाला कोण है वो 90 डिग्री होता है, ये हमें सिद्ध करना था। तो उसके लिए हमने इन दोनों त्रिभुजों की तुलना की थी, फिर इन दोनों त्रिभुजों की तुलना की थी। या तुलना की तो ये और ये एंगल बराबर आए थे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम थे। फिर ये दोनों सर्वांगसम आए थे, तो ये और ये एंगल बराबर हो गए थे। चारों का योग हमने 180 लिखा था, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन थी। वैसे इसके अंदर बात करें तो ये पूरा 360 डिग्री का होगा, तो अपने पास अब की बार उसका डबल भाग मिला है। यानी इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करें तो ये और ये एंगल बराबर आ जाएंगे, इनकी तुलना करें तो ये और ये एंगल बराबर आएंगे, इनकी तुलना करें तो ये और ये एंगल बराबर आएंगे, इनकी तुलना करें तो ये और ये एंगल बराबर आएंगे। अगर इनको एंगल वाइज नाम देते हैं, सभी एंगल को नाम दे देते हैं। ये अपने पास एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। यानी हमें दिखाना है कि एंगल 2 + 3 + 6 + 7 बराबर 180 डिग्री। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 के बराबर दिखाना है। तो ये तो 2 + 3 है और ये 6 + 7 है। यानी हमें 2, 3, 6, 7 रखने हैं, बाकी सभी को हटा देना है। यहाँ से हम कुछ त्रिभुज चुनते हैं, उनकी तुलना करते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों की अगर हम बात करें, त्रिभुजों का नाम लिखना है, तो देखना कोशिश करती हैं कि या तो ओ वाला पॉइंट है वो बीच में रखो, या फिर जो 90 का एंगल है वो बीच में रखो। 90 का एंगल बीच में रखो और सारे पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करो, ओ से। इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो इन त्रिभुजों के नाम हो जाएंगे त्रिभुज ओ ए एस या फिर ओ एस ए। 90 वाला एंगल बीच में रखना है, तो त्रिभुज ओ एस ए और त्रिभुज ओ आर ए में। अगर इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं तो इसके अंदर जो ओ एस है वो त्रिज्या है, इसके अंदर जो ओ आर है वो त्रिज्या है। तो लिख सकते हैं ओ एस बराबर ओ आर, क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है अपने पास। फिर जो ए एस है वो ए आर के बराबर होगी, क्योंकि ये बाई बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा है। तो ए एस और ए आर आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। ए एस बराबर क्या हो जाएगा, ए आर। ये टेंजेंट है, स्पर्शरेखा है। फिर ये ओ ए की बात करें तो ये दोनों के अंदर कॉमन है, तो ए ओ बराबर क्या आ जाएगा, ए ओ। देखना तीनों भुजाएं बराबर आ रही है, ये वाली भुजा भी बराबर है, ये वाली कॉमन है, और ये वाली स्पर्शरेखा है वो भी लंबाई में बराबर होगी। यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं। एस 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 जब अनुपात होता है तो समरूप कहते हैं, बिल्कुल बराबर आ गई है मतलब सर्वांग सम हो जाएगी। तो एस 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 इस नियम के द्वारा दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम। तो एस 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 ये नियम द्वारा जो त्रिभुज ओ एस ए है, त्रिभुज ओ एस ए वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ आर ए। जो ओ एस ए है वो किसके सर्वांग सम होगा, ओ आर ए के। ओ एस ए और ओ आर ए ये दोनों आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाला कोण है वो इसके बराबर आएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो ओ पर कोण बन रहे हैं, कोण 1 और कोण 2, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर क्या आ जाएगा, एंगल 2। क्या आ गया अपने पास समीकरण नंबर 1। यानी इनकी हमने तुलना की है तो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर आ गया। वैसे इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं, यानी अब हम तुलना करते हैं ओ आर बी और ओ क्यू बी की। यानी त्रिभुज ओ आर बी व त्रिभुज ओ क्यू बी में कॉन्सेप्ट सेम वो के वो कि ओ आर इसके अंदर त्रिज्या है, ओ क्यू इसके अंदर त्रिज्या है, दोनों बराबर होगी। तो लिख सकते हैं ओ आर बराबर ओ क्यू, त्रिज्या है
और ये जो बी आर है वो बी क्यू के बराबर होगी, क्योंकि स्पर्शरेखा है। स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से अगर हम किसी वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचते हैं तो उन स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर आती है। तो बी आर बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू। स्पर्शरेखा है और ये जो ओ बी है वो दोनों के अंदर कॉमन है, तो बी ओ बराबर हो जाएगा बी ओ। ये दोनों के अंदर क्या है, कॉमन। यहाँ पर ए ओ कॉमन था, यहाँ पर बी ओ कॉमन है, यानी एस 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 इन नियम के द्वारा ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग। तो एस 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 के नियमानुसार, उस नियम के हिसाब से त्रिभुज ओ आर बी सर्वांग त्रिभुज ओ क्यू बी। अब ये दोनों त्रिभुज है वो सर्वांग है, यानी आर पर बनने वाला कोण है वो क्यू पर बनने वाले कोण के बराबर होगा। बी के इधर बनने वाला कोण और बी के इधर बनने वाला कोण बराबर होगा। ओ के इधर बनने वाला कोण और ओ के इधर बनने वाला कोण भी बराबर होगा, यानी कोण 3 है वो किसके बराबर आ जाएगा, कोण 4 के। तो लिख सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 2। वैसे अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करें कि ओ क्यू सी और ओ पी सी में, तो ये भी दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, सर्वांग सम। तो अब हमें ये वापस सारे कॉन्सेप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, 2 बार हमने तुलना करके ये कॉन्सेप्ट सारे लिखे हैं। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, ये भी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। यानी एक बार लिख देते हैं कि ओ क्यू सी सर्वांग सम ओ पी सी। त्रिभुज ओ क्यू सी सर्वांग सम त्रिभुज ओ पी सी। ओ क्यू सी और ओ पी सी ये दोनों आपस में सर्वांग सम है, यानी कोण 5 है वो किसके बराबर आ जाएगा, कोण 6 के। कोण 5 है वो किसके बराबर आ जाएगा, कोण 6 के। ये हो गया समीकरण नंबर 3। वैसे ही हम कहें कि ओ पी डी और ओ एस डी ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। तो ओ पी डी और ओ एस डी भी आपस में क्या आ जाएंगे, सर्वांग सम। त्रिभुज ओ पी डी सर्वांग सम त्रिभुज ओ एस डी। कि जैसे हमने उन दोनों को सर्वांगसम दिखाया था उसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण 7 बराबर क्या आ जाएगा, कोण 8। समीकरण नंबर 4। अगर केंद्र पर बनने वाले कोण की बात करें तो ये पूरा जो कोण बनेगा वो कितना आएगा, 360 डिग्री। तो अगर हम सभी कोणों को जोड़ दें, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, सभी कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा 360 डिग्री। कारण क्या लिख सकते हैं, वृत्त के केंद्र पर 360 का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसका मान कितना होता है, 360 डिग्री। अब देखना हमें जब इसका रिजल्ट चाहिए, यानी जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर हमें एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 और एंगल 7 चाहिए। 2 चाहिए, 3 चाहिए, 6 चाहिए और 7। तो 2 3 6 7 इनको एज इट इज रखना है, 2 को ऐसे ही रखना है, 3 को ऐसे ही रखना है, 6 को ऐसे ही रखना है, 7 को ऐसे ही रखना है। बाकी कन्वर्ट करने हैं, 1 को कन्वर्ट करोगे, 4 को कन्वर्ट करोगे, 5 को कन्वर्ट करोगे, 8 को कन्वर्ट करोगे। अब कोण 1 है वो किसके बराबर है, कोण 1 है वो 2 के बराबर है। तो कोण 1 को हटाना है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोण 2। कोण 2 है वो ऐसा का ऐसा, कोण 3 भी ऐसा का ऐसा। कोण 4 है वो 3 के बराबर है, तो कोण 4 को हटा दिया, उसकी जगह 3 लिखा। 5 को हटाना है, 5 की जगह क्या लिखना है, 6। 6 को ऐसे ही रखना है, 7 को भी ऐसे ही रखना है। सात को ऐसे ही रखा। 8 को हटाना है, 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं।
और बराबर में आ जाएगा 360 डिग्री। यानी 2 3 6 7 इनको तो ऐसे ही रखा, एक को हटा दिया उसकी जगह 2 लिखा, 4 को हटाया उसकी जगह 3 लिखा, 5 को हटाया उसकी जगह 6 लिखा, और 8 को हटाकर उसकी जगह क्या लिखा, 7 लिखा। अब देखना कौन 2 है वो 2 बार है, कौन 3 है वो भी 2 बार है, कौन 6 भी 2 बार है, कौन 7 भी 2 बार है। तो सबके अंदर 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी लिख सकते हैं इसको 2 कौन 2, 2 कौन 3, 2 कौन 6, 2 कौन 7 बराबर 360 डिग्री। 2 कॉमन आएगा, कॉमन ले लिया, बचा कौन 2 प्लस कौन 3 प्लस कौन 6 प्लस कौन 7 बराबर 360 डिग्री। 2 से ये कट जाएगा, आएगा 180 डिग्री। यानी कौन 2 प्लस कौन 3 प्लस कौन 6 प्लस कौन 7 बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। अब 2 और 3 को जोड़ें तो ये पूरा कौन बनेगा, और 2 प्लस 3 को हम बोलते हैं AOB। यानी कौन 2 प्लस 3 ये हो जाएगा कौन AOB। कौन 6 प्लस कौन 7, 6 और 7 को जोड़े तो ये हो जाएगा अपने पास COD, ये पूरा कौन COD बराबर 180 डिग्री। और शायद यही हमें सिद्ध करना था एंड प्रूव। तो सिंपल सवाल है कि समझने जाए तो एक वृत्त था अपने पास O केंद्र वाला, जिसके बाहर एक चतुर्भुज ABCD था। हमने क्या किया कि जो भी अपने पास स्पर्श बिंदु थे उन सभी को किससे मिला दिया, केंद्र से। और हमें सिद्ध करना था कि आमने सामने की जो भुजा है वो केंद्र पर संपूरक कोण अंकित करती है। यानी ये AOB और COD इन दोनों को जोड़े तो 180 आना चाहिए। जैसे ही हमने स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया, अपने पास यहाँ पर कुछ 8 त्रिभुज बने हैं, छोटे छोटे 8 त्रिभुज बने। इन दोनों की तुलना की, दोनों बराबर आ गए तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर मिला। इनकी तुलना की, ये दोनों सर्वांग आ गए तो 3 है वो 4 के बराबर हो गया। इन दोनों की तुलना की, ये सर्वांग आया तो 5 है वो 6 के बराबर हो गया। इनकी तुलना की, ये सर्वांग आया तो 7 है वो 8 के बराबर हो गया। और ये पूरा जो घेरा है वो 360 डिग्री का होता है। तो 1 से लेकर 8 तक सभी एंगल को जोड़ेंगे तो 360 आएगा। तो हमने 2 3 6 7 इनको तो ऐसे ही रखा क्योंकि इनकी हमें जरूरत है, बाकी सबको कन्वर्ट कर दिया। 1 को 2 में कन्वर्ट किया, 4 को 3 में कन्वर्ट किया, 5 को 6 में कन्वर्ट किया, 8 को 7 में कन्वर्ट किया। तो अपने पास कौन 2 प्लस कौन 3 प्लस कौन 6 प्लस कौन 7 ये अपने पास आया 180 डिग्री। 2 प्लस 3 है वो AOB है, और 6 प्लस 7 है वो COD है। यानी AOB प्लस COD बराबर अपने पास आ गया 180 डिग्री, और वही हमें सिद्ध करना था। तो इसके साथ ही अपने जो चैप्टर नंबर 10 है वो यही पर समाप्त होता है। सिंपल सा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, कुछ कॉन्सेप्ट है स्पर्श रेखा के जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसकी सहायता से इस चैप्टर को आप आसानी से हल कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।